कुछ हो रहा है। जी, ये तो अच्छी बातें हैं, लेकिन एक चीज और है, अग्निवीर की भर्ती, इसको लेकर तमाम चर्चाएं थी, विपक्ष भी हंगामा खड़ा कर रहा है। वास्तव में आप क्या समझते हैं इस पद को लेकर जो तैयार सृजित किया गया है? देवेंद्र जी, अग्निवीर एक मतलब बहुत ही बेहतरीन योजना लेके आए हैं, और ये कोई नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बना दी है। इसके ऊपर तीनों ही सेना अध्यक्ष बैठे और पूरी ड्राफ्टिंग उन्होंने करी है। पूरी ड्राफ्टिंग करने के बाद, इसका पूरा विचार करने के बाद कि इसके बेनिफिट देश को क्या होंगे, आर्मी को इसके बेनिफिट क्या होंगे, और इसके आउट में इसके नुकसान भी क्या होंगे, वो सब कुछ सोच विचार के पूरा ड्राफ्टिंग करने के बाद इसको लेके आया। मैं आपको बड़ा एक तरीके से उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूंगा। 4 साल के अग्निवीर अगर वो अपनी सेवा देके आएंगे तो हमारे यहाँ एक नया फौजी तैयार हो जाएगा, जिसे आर्मी के बारे में पूरी ट्रेनिंग मिल चुकी है। वक्त जरूरत पड़ने पे वो आर्मी के लिए काम आ सकता है। और उसकी पर्सनल लाइफ के लिए बोले तो 4 साल के बाद जब वो आएगा तो उसे धनराशि 12 से 15 लाख रुपए उसको कैश मिलेगा। उस कैश से वो कोई बिजनेस भी कर सकता है, और अगर नहीं करना चाहे तो उसे आर्मी का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट से वो जितने भी अर्धसैनिक बल हैं उनमें उसको पहले जॉब मिलेगा। तो इससे उसकी जो है ना एक आजीविका है वो भी कहीं नहीं रुक रही है। और वही 4 साल कभी पता नहीं चलते। आज जिस तरह से हमारे देश में इंस्टाग्राम और इसका व्हाट्सएप का, फेसबुक का जो चलन चल रहा है, मैंने देखे हैं युवा पूरे दिन मोबाइल में लगे हैं और 4 साल उनके कब निकल जाते उन्हें पता भी नहीं चलता। मगर यहाँ 4 साल अगर आप आर्मी में दे के आएंगे तो वो देश हित में भी आपका एक बहुत बड़ा योगदान होगा। दूसरे एक ट्रेंड सोल्जर आप देश के पास होगा, और सबसे बड़ी बात है वहां से आपकी लाइफ भी सुधर जाएगी। जी, ये तो अच्छी बात है कि अगर इस तरह की बातें हैं और इस तरह से युवा सोचें, लेकिन विपक्षी पार्टियां इस तरह से नहीं सोचती, वो कुछ और ही सोचती हैं। खैर, उनकी बात अगर जो छोड़ दिया जाए तो विपक्ष को आप प्रतिदिन धोते हुए टीवी पर नजर आते हैं, और धोते धोते इतना धो देते हैं कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं देवेंद्र जी, आपने देखा होगा मैं बड़े शांति प्रिय, जिस भी डिबेट में बैठता हूँ मैं बड़ी शांति से बैठता हूँ, और जो भी सामने वाला वक्ता बोलता है मैं उसका बड़ा सम्मान करता हूँ, उसकी बात पूरी सुनता हूँ। उसके बाद जब मुझे कहा जाता है बोलने को तभी मैं बोलता हूँ। मगर कुछ खास करके मैं कांग्रेस वालों को कहना चाहूंगा, कांग्रेस में कुछ ऐसे हैं, अब वो पता नहीं उनके प्रवक्ता वहां से भेजे जाते हैं या कैसे बैठते हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं होता कि डिबेट की कोई मर्यादा होती है। आप अपनी बात कहिए, सामने वाले की सुनिए, उस हिसाब से ऐसा जवाब दें जिसमें आपका एक अच्छा जवाब हो, जो जनता के हित में जाए, आपकी पार्टी के हित में जाए। मगर वो इसको ना बोल के वहां चिल्लाना शुरू कर देते हैं। सामने वाले का जवाब नहीं दे पाएंगे तो उसकी आवाज दबाने के लिए बीच में चिल्लाना शुरू करते। तो उन लोगों पे मुझे गुस्सा आ जाता है कि कम से कम कहीं तो आप सीरियस रहें, कहीं तो थोड़ा डिसिप्लिन सीखें। आपने बस क्या घर में आपके यही संस्कार मिले हैं कि आप वहां पर चैनल पे जा रहे हैं, वहां हो हल्ला मचा के आ जाए, इतना समय बर्बाद करके आ जाए, पूरा दुनिया आपको देख रही है उस टाइम। तो हाँ, एक ऐसा अच्छा संदेश दें कि हाँ भाई, अच्छे लोग आए थे और अच्छी बात करके गए जो देश में और समाज हित में है। तो इसलिए मुझे कभी कभी, और फिर दूसरे क्या है, आर्मी में रहा हूँ, तो आर्मी के आप जानते हो कि सोल्जरों की एक कमजोरी होती है कि वो झूठ बहुत कम वो झूठ बोलते ही नहीं है, और उनके सामने अगर कोई जबरदस्ती उनके सामने झूठी बातें करना चाहे तो उससे बर्दाश्त नहीं होती। वो मेरे अंदर भी कमियां हैं। लेकिन अगर जो राजनीति में अगर जो देखा जाए तो झूठ के बगैर काम चलता नहीं है, तो कहीं आपने गलत फील्ड तो नहीं पकड़ लिया? नहीं, ऐसा मैंने अपनी खास करके अपनी पार्टी के अंदर नहीं देखा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, कभी झूठ का सहारा लेते ही नहीं, आपने देखा होगा। वो कहते हैं कि हम ये करेंगे तो करेंगे। जैसे आप महिला आरक्षण कोई ले ले, उन्होंने कहा था कि हम महिलाओं को सशक्त बनाएंगे, उनको आरक्षण देंगे, और देखो वो लेके आए, उन्होंने दिया। उन्होंने कहा था कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं उनको 3 तलाक से आजाद कराएंगे, करके दिखाया। सबसे बड़ा जो उन्होंने करके दिखाया कि देश में हमारे एक हिस्सा ऐसा था जिसके लिए हमारे पूर्व नेता, चाहे श्यामा चरण मुखर्जी रहे हों और भी रहे हों, उन्होंने बार बार उसके लिए आवाज उठाई थी, जम्मू कश्मीर,
जिसमें 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान बना के रखा था, और हमारे तिरंगे, जिस तिरंगे के लिए हमारे सैनिक अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, उस तिरंगे का वहां अपमान होता था और वहां पर उसके ऊपर कोई बुरा नहीं मानता था। देश में भी बुरा नहीं, क्योंकि वहां पर उनके लिए तिरंगा मायना नहीं रखता था। और हमारा एक सैनिक उसी तिरंगे के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। तो उस चीज को जब उन्होंने धारा 370-35A हटाया है, तो ये सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि रही देश के लिए कि आज उन्होंने जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत को एक बना दिया है। आज मैं उसी जम्मू कश्मीर उस टाइम भी रहा हूं जब वहां धारा 370 थी, और उसके बाद तो मैं रिटायर होके आ गया हूं, काफी समय हो गया। आज वहां के हालात जो मैं देख रहा हूं और उस टाइम देख रहे थे, वहां डेली आतंकवाद फैला रहता है। किस गली में कब बम ब्लास्ट हो जाएगा, कब कहां फायरिंग हो जाएगी। आज जम्मू कश्मीर में आप देखिए G-समिट की मीटिंगें हो चुकी, अच्छे वहां विकास हो रहे हैं। जहां कभी रोड और पानी ग्रामीण जानते नहीं थे, वहां आज रोडें पहुंच रही हैं, नल से पानी पहुंच रहा है, बिजली पहुंच चुकी है उनके यहाँ। तो आज ये नया भारत जम्मू कश्मीर में एक नया भारत उभर के आया है। तो ये बदलाव आया है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो थोड़ा सा पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर की भी बात हो जाए। वहां भी तो एक तरह से लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं कि मोदी जी हमें भी अपने भारत में मिला लीजिए। इस तरह की बातें आ रही हैं, जबकि यहाँ के जो नेता हैं जैसे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और भी तमाम जो हैं, वो कह रहे हैं कि वो तो अपने आप मिल जाएगा। तो क्या अपने आप का इंतजार कर रही है सरकार या कुछ करेगी भी? नहीं, आपने देवेंद्र जी सुना होगा, सदन में हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जब वो वहां वक्तव्य दे रहे थे पीओके के ऊपर, तो कुछ लोगों ने उस पर, कांग्रेस के नेताओं ने उस पर गलत टिप्पणी करी थी। तो उन्होंने कहा था ये मेरा अभिन्न अंग है और मैं इसके लिए अपने प्राण भी दे सकता हूं। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने हिस्से को छोड़ेगी नहीं और इसको हम ही लेके दिखाएंगे। जिस तरह से हमने धारा 370 हटाई, जो कोई सोच नहीं सकता था, उसी तरह से पाकिस्तान में जो अधिकृत हमारा भारत का हिस्सा है, उसको भी हम भारत में एक दिन लेके आएंगे। सर्च पे आसानी से जानो EMI कैलकुलेटर, गूगल सर्च पे ढूंढेंगे तो मिलेगा। लॉन्ग वीकेंड, बिग डिस्काउंट्स, जैसे म्यूजिक टू योर ईयर्स, बॉस। जी लेकिन वही बात है जो राम मंदिर में हुआ था, 370 में हुआ था कि तारीख नहीं बताएंगे, बस लेके आएंगे और जब फिर सत्ता में आएंगे तो जरूर लेके आएंगे। आपकी बातों पे विश्वास करने का मन होता है और देश की जनता को भी विश्वास होता है बीजेपी की बातों पे, क्योंकि उन्होंने जो कहा सो किया। हालांकि ये नारा भी था, हमारे मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन वास्तव में जो सही है वो निकल जाए तो बेहतर है। लेकिन बीजेपी को एक हिंदूवादी पार्टी माना जाता है और मुस्लिम वर्ग जहां तक है, कुछ वर्ग, कुछ कह सकते हैं मुस्लिम वर्गों में कुछ लोग जो हैं वास्तव में बीजेपी को अछूत की तरह देखते हैं। तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? देवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुस्लिम में आज ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम आज बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, बीजेपी की नीतियों के साथ जुड़ा हुआ है, बीजेपी के विकासों के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम कोई विकास कार्य करते हैं, जब हम उज्ज्वला के चूल्हे बांटते हैं, गैस चूल्हे देते हैं, तो वहाँ धर्म नहीं देखते कि ये मुस्लिम है ये हिंदू है, सबको एक समान देते हैं। जब हम गरीबों को मकान देते हैं तो वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं देखते, सबको एक निगाह से देखते हैं। इसी तरह से आज 2 साल से अधिक हो गए, हम जो घर घर राशन पहुंचा रहे हैं, वहां हम जाति नहीं देख रहे, हर जरूरतमंद के घर तक पहुंचा रहे। तो इसी तरह से जितनी हमारी योजना है, माननीय प्रधानमंत्री योजना, राहत कोष, किसान निधि, जितनी हमारी योजना है, हम जाति धर्म देख के नहीं कर रहे। मगर कांग्रेस के टाइम जाति धर्म देख के योजना दी जाती थी और इस शब्द को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो कांग्रेस के उस टाइम थे, उन्होंने मंच के माध्यम कहा था कि सरकारी संसाधनों पे पहला अधिकार मुस्लिम समाज का है। मगर हमारा नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही शब्द का, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और विकास उस तक पहुंचना चाहिए जो अंतिम पंक्ति में अंतिम खड़ा है, वहां तक जाना चाहिए। तो ये होती है देश का साथ जुड़ा। तो यही हमारी एक नेक नीति से, अच्छी नीतियों से आज ज्यादा से ज्यादा मुसलमान हमारे साथ आए। आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में हो चाहे अन्य राज्यों में देख लें कि ऐसी बहुत सी सीटें हैं जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है और हमारा कैंडिडेट वहां से बम्पर जीत के आ रहा है।
तो आज मुसलमान कांग्रेस हो चाहे समाजवादी हो, इन पार्टियों की अच्छी तरह से वो जो है ना समझ चुका है कि ये सिर्फ हमें यूज करते हैं। अगर सही विकास कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसलिए पूरा मुसलमान देश का मुस्लिम समाज है, कुछ एक को छोड़ दे, क्योंकि थोड़े बहुत तो हर जगह होते हैं, जी जी, कुछ एक को छोड़ दे, ज्यादा से ज्यादा मुसलमान आज बीजेपी की विचारधारा से जुड़ा हुआ है जी। और ये बीजेपी की अच्छी नीतियों के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। अब चलते चलते हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मेरी इच्छा है कि आप दर्शकों के लिए कुछ सकारात्मक संदेश जरूर दे दें। बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि देश में आप देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां कैसी कैसी हैं। मैं विशेष ज्यादा किसी के लिए नहीं कहना चाहूंगा कि आज जो एक गठबंधन खड़ा हुआ है जो INDA करके, उसमें एक भी आप पार्टी ऐसी बता दें जो भ्रष्टाचार में जिनकी जांच ना चल रही हो, जो बेल पे ना हो, और सब ये एक कह रहे हैं कि हम संविधान बचाने जा रहे हैं, मगर ये संविधान नहीं बचा रहे, ये एक दूसरे को बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने देश के धन का इतना दुरुपयोग किया है, इतना दुरुपयोग किया है कि पूरा इन्होंने लूटने के अलावा नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में सरकार बनती थी तो वहां लूटते थे, केंद्र में बनती थी तो वहां लूटते थे, मगर पहली एक सरकार ऐसी है भारतीय जनता पार्टी जिसने सिर्फ देश हित में बात करी है, देश के विकासों की बात करी है। तो आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि इस देश को खुशहाल देखना चाहते हैं। आज तो हमारी वर्ल्ड में 5वीं इकोनॉमी है, अगर इसको जल्दी से दो नंबर 1 नंबर पे लाना चाहते हैं तो 2024 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारी बहुमत से फिर आप लाएं और लाते ही रहें, और आपका देश एक दिन वो आएगा कि वर्ल्ड में नंबर 1 पे होगा, विश्व गुरु होगा, और जो आज हम अमेरिका उनकी बात करते हैं उनसे बहुत आगे भारत होगा। तो चलिए, कम से कम आज खास मुलाकात में आपने अपने इंटरव्यू के दौरान वोट भी मांग लिए। इसे कहते हैं चालाकी और इसे कहते हैं चातुर्य, जो वास्तव में ये देख करके बड़ा मन प्रसन्न हो जाता है। और अब क्या कहें, आपसे तो बातें करने से जी नहीं भरता, मन करता है कि बैठ के बातें होती रहें, लेकिन समय की अपनी पाबंदियां हैं। मैं देवेंद्र जी बीच में आपको टोके हैं, उसके लिए क्षमा चाहूंगा जी। मेरा भी काफी समय, क्योंकि हम आपके साथ अक्सर डिबेट में बैठते रहते हैं, हालांकि मैं दिल्ली रह रहा हूं, आपके साथ अक्सर डिबेट में बैठते हैं, मगर आपकी जो एंकरिंग जो हमने देखी है वाकई में काबिले तारीफ है। आप जिस तरह से एक एक शब्द को पकड़ते हैं, कोई प्रवक्ता भाग नहीं पाता उल्ट पुल्ट बोल के, और सबसे बड़ी बात मैंने ये देखी, आपका किसी के साथ कोई ये नहीं होता कि ये कम है ये ज्यादा है, हम इसको ज्यादा पक्ष, ये चीज सब छोड़ के आप बहुत अच्छी डिबेट कराते हैं और तरीके से कराते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कराते हैं। तो आपकी एंकरिंग का मैं वाकई में बहुत ही कायल हूं, इसलिए मेरी भी इच्छा थी कि आपसे भोपाल जाएंगे तो जरूर मिलेंगे, तो ये मैंने सोच रखा था, और वो शायद आज समय मिला और आपसे मेरी मुलाकात हुई। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ जी। अब इन्हीं शब्दों के साथ इस खास मुलाकात में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।